हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी फिलहाल एसएससी ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में चल रहा है क्योंकि एसएससी ने 2 दिन पहले 2025-26 में होने वाले एग्जाम की नोटिफिकेशन डेट, एग्जाम डेट ये सब कुछ जारी कर दिया गया। तो एसएससी के अंदर कई सारे एग्जाम होते हैं, उसमें से एक एग्जाम है एसएससी सीजीएल जो ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस एग्जाम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि भाई इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, कितना पैटर्न होता है, ये सारी बातें। और आफ्टर सिलेक्शन क्या आपको जॉब करनी पड़ेगी, कहाँ आपकी जॉब होगी, क्या क्या काम करने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहना ताकि हम कंप्लीट चीज़ों के बारे में जानेंगे कि भाई एसएससी सीजीएल होता है क्या है, उसके बाद आपको सिलेक्शन लेने के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, और आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग कैसे होगी, इस एग्जाम में क्या कोई आपको मेडिकल फिजिकल एग्जाम होगा या नहीं होगा, ठीक है, काम क्या करना पड़ेगा और काम के बदले में आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और कहाँ आपका ट्रांसफर होगा, कहाँ आपका मतलब अलोकेशन होगा, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी, और इस एग्जाम के अंदर कितने तरह की पोस्टें होती है कि आपको कौन सी पोस्ट चूज करनी चाहिए, किस तरह से प्रेफरेंस भरते हैं लोग, उन सब चीजों के बारे में आज हम बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। तो अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें गवर्नमेंट एग्जाम जो कि सेंटर लेवल, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाली एसएससी है। इसके साथ साथ में रेलवे है, बैंक है, इन सब की वैकेंसी आती रहती है। तो एसएससी खुद कोई पोस्ट नहीं है, ये एक कमीशन है जो कि अलग अलग पोस्टों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है हर साल। तो इस साल जो 2025 का कैलेंडर है वो आ चुका है। अब आगे जून से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और फिर लगातार धीरे धीरे हर एक एग्जाम का एग्जाम होगा। तो अगर हम बात करें एसएससी के अंदर, थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि एसएससी में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं। ठीक है, ये मैंने वो पोस्टर लिखी है जिसको कोई भी फिल कर सकता है। इसमें अलग अलग नहीं होगा कि भाई आपके पास साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उन सबको झंझट साइड में करते हुए देखो। एसएससी के अंदर एक तो होता है ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम, एक होगा 12th लेवल और दूसरा होता है 10th लेवल। तो अगर मैं 10th की बात करूं, जिसने 10th पास कर ली है तो वो एमटीएस का एग्जाम दे सकता है, कांस्टेबल जीडी का एग्जाम दे सकता है। इसके साथ साथ में दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी एसएससी ही करवाती है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, उसके अंदर फिर से एमटीएस की वैकेंसी आती है, वो भी 10th लेवल होती है। तो वही सारे एग्जाम हो गए। 12th लेवल की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल यानी कि एलडीसी की जॉब है। इसके साथ साथ में आता है स्टेनो। तो स्टेनो में भी एग्जाम होगा, स्टेनोग्राफर आपको सीखना पड़ेगा। तो ये भी मान लो कि एलडीसी के बराबर की ही जॉब है। तो ये होता है 12th लेवल। ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो सबसे पॉपुलर पोस्ट एक तो होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, और दूसरा है सीपीओ, सेंटर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सीपीओ के अंदर जितनी भी आर्मेड फोर्स होगी, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के अंदर एसआई की पोस्ट होती है सीपीओ के अंदर। सीजीएल में कौन सी पोस्ट होती है उनकी अगर हम बात करें तो सीजीएल में देखो अलग अलग लेवल वाइज पोस्टें आती है। इसमें लेवल 4 टू लेवल 8 तक, अभी फिलहाल लेवल 7 तक वैकेंसी आती है। लेवल 8 में होता है डबल ए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जिसकी वैकेंसी पिछले 2 साल से नहीं आ रही, इसलिए मैंने लेवल 7 तक ही लिखा, लेवल 8 नहीं लिखा। अब हम बात करेंगे कि लेवल 4 में कौन सी वैकेंसी आती है, 5 में कौन सी पोस्ट होती है, 6 में कौन सी होगी, 7 में कौन सी होगी। एक एक करके हम बात कर लेते हैं सारी चीजों के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझना हर एक चीज को। देखो, अगर हम लेवल 4 की बात करें, सीजीएल के अंदर नीचे नीचे वैकेंसी मतलब जो पोस्ट होगी वो लेवल 4 में होगी। तो इसमें आती पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ये पहले सीएचएसएल में आई करती थी, लेकिन पिछले 3 साल से 2022 के बाद में सीजीएल में आने लगी है। दूसरी पोस्ट है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फिर आता है टैक्स असिस्टेंट, टीए की जो अपन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में टीए। ये सीबीडीटी एंड सीबीआईसी दोनों के अंदर। तो इनमें से ज्यादा वैकेंसी एक तो आती है पीएसए की, दूसरी आती है टीए की। ठीक है, फिर आता है सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, एंड फिर अपर डिवीजन क्लर्क जिसको हम यूडीसी बोलते हैं। तो इनकी पोस्टें आती है लेवल 4 के अंदर। फिर बात करें लेवल 5 के अंदर, तो लेवल 5 के अंदर अपने पास पोस्टें आएगी ऑडिटर, सीएजी एंड सीजीडीए, इन दोनों के अंदर ऑडिटर की पोस्ट, एंड कुछ और डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर भी ऑडिटर की अलग अलग पोस्ट। ये दो मतलब ज्यादा पॉपुलर है, बाकी ऑडिटर और भी डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं।
इसके अलावा बात करें अकाउंटेंट की, एक तो सीएजी एंड दूसरा अकाउंटेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, एंड फिर हो गया जूनियर अकाउंट, और भी डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो इसमें से एक पॉपुलर पोस्ट अपने पास है अकाउंटेंट सीएजी, क्योंकि ये फिक्स है कि इनमें जो आपकी जॉब लगेगी वो दिल्ली के अंदर ही लगेगी। दिल्ली के अलावा इसमें कहीं पर भी आपका अलोकेशन नहीं देते। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली की दिल्ली में रह जाएगी, इसलिए ज़्यादा थोड़ी सी पॉपुलर है, ज़्यादा लोग मतलब इसको प्रेफरेंस देते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद बात करें हम लेवल 6 की, तो देखो लेवल 6 के अंदर पोस्टें आती हैं असिस्टेंट डिविजनल अकाउंटेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म डीए बोलते हैं। ये भी आरामदायक जॉब है, ठीक है। तो ये होता है कि सेंटर की जॉब स्टेट के अंडर काम करते हैं। फिर आता है सब इंस्पेक्टर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अच्छी पोस्ट है। फिर आता है सब इंस्पेक्टर, यानी अलग अलग और आते हैं, उसमें जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। ये दो पोस्टें अलग हैं, इनके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। जिनके कॉमर्स होता है या फिर इकोनॉमिक्स होता है, वो दोनों इसमें दोनों को फिल कर सकते हैं, बाकी वाले नहीं कर पाते। जैसे किसी मतलब आर्ट्स है या फिर साइंस है लेकिन इकोनॉमिक्स वाला नहीं है, तो वो इसको फिल नहीं कर पाएंगे। लेवल 7 के अंदर आता है, ज़्यादा पॉपुलर यही है, लेवल 7। अगर किसी ने एसएससी सीजीएल से तैयारी करनी स्टार्ट करी है तो उसका सपना होता है लेवल 7 की पोस्ट, और 7 के अंदर भी बहुत सारी पोस्ट हैं, उनमें से भी ये कुछ हैं जिसमें एएसओ एंड इंस्पेक्टर की पोस्ट मैंने लिखी है। एएसओ जिसमें देखो एक तो होता है सीएसएस, यानी जिसकी जॉब दिल्ली के अंदर लगेगी, और ये जो है गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है सीएसएस की जॉब। फिर आता है एएसओ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अंदर, फिर एएसओ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इस तरह से कई सारे मिनिस्ट्री के अंदर एएसओ होता है। एएसओ देखो होता क्या है, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है। उन सेक्शन के ऑफिसर होते हैं, उन ऑफिसर के असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये कहलाता है एएसओ। इसके अलावा ये एएफएचक्यू में भी एसएसओ एएसओ होता है, और भी होता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज जिसको जीएसटी इंस्पेक्टर बोलते हैं, प्रिवेंटिव एंड असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो कि लगता है ईडी के अंदर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एईओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो ये आपने देख ली कि एसएससी सीजीएल के अंदर कितने तरह की पोस्ट आती है, ठीक है। ये भी मैंने वो पॉपुलर पोस्ट लिखी, इनके अलावा भी कुछ और पोस्टें हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होता है। जब एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक ही फॉर्म फिल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको एग्जाम देना पड़ता है। एग्जाम का प्रोसेस है, मैं अगले स्लाइड में आपको बताता हूँ। प्री होगा, मेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में होता है एक पोस्ट प्रेफरेंस। तो जब पोस्ट प्रेफरेंस की बात होगी उस टाइम आपके सामने इतनी सारी पोस्ट होगी, आप अपने हिसाब से एक एक पोस्ट को फिल करोगे प्रेफरेंस के हिसाब से, तो वो आपकी मेरिट के हिसाब से किसी भी आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका होगा इनका सिलेक्शन का। चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में ध्यान रख लो इस साल 2025 सीजीएल के बारे में। 2025 सीजीएल में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले कि आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अभी देखो फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है एसएससी का, उसमें मतलब जो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में या फाइनल में जो भी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई नहीं हो रहा है, लास्ट में जाके होगा। तो एग्जाम देना चाहे तो वो भी कैंडिडेट दे सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का ही होगा जिसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। जो भी क्रूशियल डेट आपको दे रखी उससे पहले पहले की। तो ग्रेजुएशन चाहे आपने कहीं किसी में भी किया होगा, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम, कुछ भी कर रखा होगा, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज की बात करें तो 18 से 28 साल के बीच में, कुछ पोस्टों में 30 साल भी होता है। तो मैं देखा जाए लगभग लगभग 18 और 28 साल के बीच में होगा। जो रिलेक्शन मिलता है वो अलग चीज है कैटेगरी वाइज। इस साल की बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे सीजीएल के, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 जून से लेके 4 जुलाई तक चलेंगे। इसी दौरान आपको फॉर्म फिल करना होगा, और उसके टीयर 1 यानी प्री का जो एग्जाम होगा वो 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में होगा। देखो अगर हम बात करें आज की डेट, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज की डेट अपने पास है 12 मई।
12 मई से लेके मतलब 13 अगस्त, करीब करीब अपने पास में 3 महीने पूरे पड़े। जून, जुलाई, अगस्त, 13 से 13 यानी पूरे 3 महीने अपने पास पड़े हैं। तो 3 महीने के अंदर ढंग से तैयारी करके काम चला सकते हैं। मतलब काम चलाना मतलब आप ढंग से पढ़ोगे तो सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। इस बार की जो वैकेंसी आएगी वो करीब करीब अपने यहाँ से 15,000 प्लस आएगी, 15,000 से 20,000 के बीच में रहने वाली है। और जो फॉर्म भरने की फीस है वो 100 रुपए रखी है। फीमेल की फीस लगती नहीं है, बाकी जो फीस है 100 रुपए की है। ठीक है। जो हाँ पिछले कई सालों से चल रहा है उसी हिसाब से मैंने बताया कि 100 रुपए। इस साल क्या होगा, ज्यादा चांस चेंज होने की कम है उम्मीद, यही रहने वाला है। तो पिछले वाले के हिसाब से देखा जाए 100 रुपए की फॉर्म फीस रहती है। और जो सैलरी होती है वो आपकी 40,000 से लेकर 90,000 के बीच में हो जाती है। ये भी लेवल 4, 5, 6, 7 के हिसाब से। तो नीचे से नीचे 40,000 है, हाईएस्ट आपकी 90,000 जा सकती है। ठीक है। अभी जो 8वां वेतन लगेगा उस हिसाब से सैलरी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। अब हम बात करें कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे और एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, उन चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम का पैटर्न होगा कि वो जो आपको अभी डेट दे रखी थी 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त, उसके अंदर आपका प्री का एग्जाम होगा टीयर 1, जिसके अंदर अपने पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। इससे पहले आप बता दूं ये जितना भी सब्जेक्ट का सिलेबस है ये 10th स्टैंडर्ड होगा। 10th के बाद में जो आपने 11th और 12th में साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, उनका कोई रोल नहीं है। जो आपने मैथ पढ़ी है वो 10वीं तक पढ़ी है, उसी का ही यूज होगा। तो अब मैथ देख के घबराना मत, ऐसे नहीं कि हमने तो आर्ट्स पढ़ा है और 11th 12th पढ़ा ही नहीं, तो वो वाली मैथ यहाँ पर काम भी नहीं आएगी। ठीक है, 10वीं तक जितना पढ़ा है वही सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो प्री के अंदर 25-25 सवाल आएंगे, हर एक सवाल 2-2 नंबर का होगा। तो इस हिसाब से पूरे 200 नंबर का एक पेपर बनेगा। 1 घंटे का आपके पास में टाइम होगा। और इसकी जो नेगेटिव होती है वो 1/4 होती है। प्रत्येक 4 सवाल गलत करने पर 1 सवाल का नंबर काट लिया जाएगा। या फिर आप नंबर के हिसाब समझो तो एक सवाल गलत करने के बाद में 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है तो उसका 1/4 आधा नंबर हो जाता है। और अभी पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो प्री आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको प्री का जो रिजल्ट आएगा, जो भी कट ऑफ होगी उस कट ऑफ को पास करना होगा। ये मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे आपने प्री क्लियर कर लिया तो उसके थोड़े टाइम बाद में आपका मेंस का एग्जाम टीयर 2 होगा। इसमें भी देखो अलग अलग सेक्शन है। कि जैसे एक बात करें कि मान लो कि एग्जाम आपका 9 बजे स्टार्ट होता है सुबह, तो 9 बजे से लेकर 10 बजे यानी ये पहले 1 घंटे के अंदर मैथ और रीजनिंग के 30-30 सवाल सॉल्व करने होंगे, 90-90 नंबर के। यानी पहला सेक्शन होगा वो 180 नंबर का हो जाएगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा अगला सेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो जाएगा, कंप्यूटर होते हैं उसमें। फिर आपको इंग्लिश के 45 सवाल और जीके के 25 सवाल, ये भी वापस वही एक एक सवाल 3-3 नंबर का होगा। तो फिर से आपको यहाँ पर 210 नंबर का पेपर देना पड़ेगा। तो इस तरह से 2 घंटों के अंदर आपने कुल मिला के 390 नंबर का पेपर दिया है। और वही देखो फिर से अगला 1 घंटे खत्म होने के बाद सेक्शन 3 स्टार्ट होता है, 15 मिनट का। कंप्यूटर के 20 सवाल आएंगे और 60 नंबर के। बस ये आपको क्वालिफाइंग करने हैं। कंप्यूटर वाले मार्क्स होंगे वो भी मेरिट में ऐड नहीं होंगे। मेरिट कहाँ से बनेगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन 4 सब्जेक्ट को मेरिट बनेगी टोटल 390 नंबर में से। 390 में से आपकी मेरिट बनेगी। अब उसमें आपने कितने मार्क्स लाए उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। क्या इतना ही प्रोसीजर? नहीं है। अब देखो और सुनो, ये आपका एग्जाम होगा मेंस, उसी दिन थोड़े ब्रेक के बाद 1 घंटा 2 घंटे के बाद में उसी दिन उसी सेंटर पर आपकी होती है टाइपिंग। और टाइपिंग भी क्वालिफाइंग है, लेकिन टाइपिंग के अंदर 2000 की स्ट्रोक 15 मिनट के अंदर आपको टाइप करने होंगे। 5% एरर आपको अलाउ होगा। अब इन 2000 की स्ट्रोक के अंदर अगर अपन देखें कि कितने वर्ड पर मिनट, तो देखो की स्ट्रोक के अंदर 5 की स्ट्रोक से 1 वर्ड माना जाएगा। यानी कितने वर्ड हो जाएंगे, करीब 400 वर्ड होंगे। अगर 400 वर्ड हमने को 15 मिनट में करना होगा तो करीब करीब ये जाएगा 26-27 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। और ये जो टाइपिंग होगी आपके इंग्लिश के अंदर हो जाएगी। तो ये चीज रहेगी प्रोसीजर। क्या होगा, टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा, उसी दिन आपकी टाइपिंग हो जाएगी। एंड जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा
तो उसके बाद आपका डिवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपका सिलेक्शन होता है वही डिपार्टमेंट आपका डिवी करवाएगा, ठीक है। अगर किसी भी पोस्ट के अंदर जहां आपने प्रेफरेंस भरी और आपको एक ऐसी पोस्ट मिल गई जिसके अंदर फिजिकल एंड मेडिकल है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, आपने जीएसटी इंस्पेक्टर आपकी प्रेफरेंस भरी और वही आपको मिल गई, तो इसके अंदर नॉर्मली मेडिकल भी होगा, फिजिकल भी होगा, लेकिन इतना कोई लेंथ ज़्यादा नहीं है उसमें। अगर फिजिकल होता भी है तो आपको साइकिलिंग चलवाएंगे या किसी में वॉकिंग होगी, ये सारा रहता है। नॉर्मली फॉर्मेलिटीज रहती है, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं। मेडिकल भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। कुछ पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर वाली होगी तो उनमें थोड़ा सा हाइट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किसी में अगर आपको हाइट की वजह से या वेट की वजह से निकाल दिया ना तो वो मुश्किल हो सकता है, तो वो ध्यान रखना। दूसरा कलर विजन, ठीक है, ये 2-3 बातें ध्यान रखने की, तो ये सारी चीजें रहेगी। अब देखो बात आती है कि अपने को तैयारी कैसे करेंगे। कितना सारा पैटर्न तो हमने देख लिया, 4 सब्जेक्ट अपने पास में, और 4 में अगर जीके संभालेंगे तो जीके में तो अच्छा है भाई, हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी होगी, जियोग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, करंट अफेयर भी होगा, जनरल साइंस भी होगी। तो इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे, तो अभी अपने पास ओनली ऑन 3 महीने, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो अपने पास में 3 मंथ है, और इन 3 महीनों के दौरान ही अपने को तैयारी करनी है। देखो, जिन लोगों ने पहले से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, अब उनको है प्रैक्टिस की ज़रूरत, और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो अभी तैयारी करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा जो अभी तैयारी करेंगे कि इस 3 महीनों के अंदर अंदर हम सिलेक्शन ले लें, ठीक है। लेकिन तैयारी तो वो भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही, लेकिन तैयारी करना है। इस बार रह गए, फिर अगली बार वापस वही 2 महीने बचेंगे, तो उन खास 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। जिन लोगों ने सिलेक्शन होता है वो पहले से ऑलरेडी तैयारी करके रखते हैं, और जब नोटिफिकेशन आता है फिर वो अपना रिवीजन प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ले लेते हैं। आखिर यही होता है, तो आपको तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी। फिर भी जो फ्रेशर हैं उनको भी तैयारी करनी है, अपना जितना हो सके उतना एफर्ट लगाने। देखो, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, अब उनको 3 महीनों के अंदर कैसे तैयारी करोगे? तो आपको ऐसा नहीं कि आप डेली के 15-15, 20-20 घंटे तैयारी करें, नींद भी नहीं ले ढंग से। तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपको एक सही ढंग से रेगुलर तैयारी करनी है, उसमें आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अपने पास ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों की बात करें तो देखो रीजनिंग बहुत आसान है। अगर सही ढंग से सिलेबस कंप्लीट किया है, तो रीजनिंग में मेरे ख्याल से आपको मॉक के अलावा पढ़ने की कोई ज़रूरत है। अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो उसको डेली का आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको मॉक लगाओगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से रीजनिंग हो जाएगी। मैथ की बात करें, तो मैथ में आपको सारे फॉर्मूले एक साथ रख लेने, ठीक है। एक-एक टॉपिक को उठाओ और उसमें देखो कि भी कौन से पॉइंट से सवाल बनते हैं। आपको अब ऐसा नहीं कि जैसे मैथ का एक टॉपिक पूरा लिया, अब उसके 200 सवाल सॉल्व करते हैं, फिर अगला टॉपिक उसके 200 सवाल सॉल्व करते हैं। तो ऐसे तो आप सारे टॉपिक कंप्लीट करोगे तब तो पहले वाला भूल जाओगे, ऐसा नहीं करना। आप क्या करना, फर्स्टली पहले 1 महीने के अंदर-अंदर आपको सारे टॉपिक का पूरा रिवीजन कर लेना है, कि भई इस टॉपिक के अंदर कितने टाइप के सवाल बनते हैं, उनके बस एक-एक सवाल करके एकदम शॉर्ट नोट बनाने से वो ठीक है, वरना फिर आप जितना फास्ट हो सके उस हिसाब चलेंगे। 1 महीने के अंदर-अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगले 2 महीनों के अंदर मिक्स सवाल और फिर टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट, तो आपको खुद को पता लगने लग जाएगा कि हाँ, मेरा कौन-सा टॉपिक वीक है और किस पर और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। फालतू टाइम खराब नहीं करना है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर जो आपने पढ़ा है फटाफट उसको रिवीजन करो, एंड मॉक टेस्ट दोगे तो ग्रामर तो वहाँ से धीरे-धीरे अपने पास माइंड में आएगी। दूसरी है वोकैब। वोकैब प्रीवियस ईयर लास्ट के 3-4 साल है उसमें पढ़ो। वोकैब में भी सबसे पहले आप वन वर्ड, इडियम्स इनको पढ़ो, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है, भूलते भी ज़्यादा है। इडियम्स एंड वन वर्ड, उनसे थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा, तो वो चीज़ें देखेंगे। एंड क्लॉज टेस्ट डेली की डेली आप प्रैक्टिस करते जाओ, पैसेज वगैरह पढ़ते जाओ, तो उससे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। जीके की बात करें तो देखो, जीके के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, फिर भी देखो सबसे पहले कि आपने एक बार तो कंप्लीट सिलेबस कर रखा होगा। अगर एक बार भी नहीं कर रखा हो तब तो जीके को आराम से पढ़ो, ठीक है। फिर अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है तो फिर अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, यानी पीवाईक्यू लगाओ, जो मॉक लगा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट की हमने बात करी कि हर दिन मॉक लगाए जा रहे हैं, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपने वीक में 2 मॉक लगाए, अभी देखो 3 महीने अपने पास पड़े, ठीक है। पहले महीने के अंदर 30 दिन में अगर आपने 15 मॉक लगाया जाता है, 10 मॉक लगाए ना तो भी बहुत है। 10 मॉक, एक कंप्लीट 10 मॉक लगाओ और उसका ढंग से एनालिसिस, क्योंकि मॉक लगाने के लिए आपको 1 घंटा पेपर देना पड़ेगा, ये बात तो सत्य है।
कि 1 घंटे का पेपर है अपने पास और 1 घंटे का पेपर में वापस एनालिसिस करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम लगेगा। कम से कम 2 घंटे और ये 2 से 4 घंटे भी हो सकता है। कि एनालिसिस करोगे तो मान लो कि आपको एक सवाल नहीं आया, ठीक है? मान लो मैथ का एक सवाल नहीं आया, तो फिर आप वापस जाके देखो कि इसमें हमने कहाँ गड़बड़ की, इसका कांसेप्ट क्या था, ताकि अगली बार गलत नहीं हो। ऐसा नहीं आपने मौका दिया, नंबर देख लिए, ठीक है भाई 80 आए तो भी ठीक है, 140 आए तो भी ठीक है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मौका ढंग से एनालिसिस करोगे तब जाके काम बनेगा। ठीक है? हर एक चीज़ जीके में कोई एक सवाल है, तो उसके पूरी चीज़ें आस-पास की सारी चीज़ों को पढ़ो, ताकि हो सकता है अगले मॉक में एग्ज़ाम के अंदर उनसे मिली-जुली कोई चीज़ें पूछी जाएगी। देखो आप लास्ट ईयर का 2-3 साल का एग्ज़ाम सवाल देखोगे, तो जीके में यही है कि जैसा एक शिफ्ट में एग्ज़ाम पूछा गया, अगले शिफ्ट या अगले 2-3 दिन बाद जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसके इर्द-गिर्द की चीज़ें ही पूछी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग पूछा, उसमें कुछ और ही अलग पूछा है, ऐसा भी नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं 25 में से 4-5 सवाल मान के चलो वो किसी को नहीं आते, ऐसे मान के चलो, किसी का सही हो रहा है तो किसी का तुक्के से हो रहा है। 25 में से जीके के 4-5 सवाल एकदम डिलीट ही मान के चलो कि इतने तो अपने को स्किप करने ही करने हैं। अगर सही हो रहा है मतलब आपने पढ़ा उसी में से आ गया तो बहुत बढ़िया बच्चा जी। बाकी इसी तरह से, ठीक है? रीजनिंग आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करते जाओ, तो आराम से 3 महीने में कर सकते हैं। हर संडे को मॉक टेस्ट देते जाओ एंड बीच-बीच में कहीं से भी मॉक टेस्ट ले लो या फिर पेगासस करियर अकेडमी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारे पेपर हैं, प्रीवियस ईयर भी पेपर मिल जाएंगे एंड नए पेपर भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज आपने एसएससी सीजीएल क्या होता है इसके बारे में जान लिया, एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसके बारे में भी जान लिया और अभी जो एग्जाम की डेट है वो भी आपने जान ली है। ठीक है, तो अब आपको ढंग से तैयारी करनी है। अब हम कोई अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और एग्जाम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।